हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपसे 1930 की आर्थिक मंदी के परिणामों पर चर्चा कर रही हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व को एक आर्थिक मंदी या संकट का सामना करना पड़ा, जो कि वैश्विक महामंदी के नाम से जाना गया। इस महामंदी के कारण और इसके प्रभाव पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज हम इसके परिणामों के बारे में जानेंगे। तो इस आर्थिक महामंदी का सबसे पहला परिणाम यह रहा कि राष्ट्रों में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब राष्ट्रों ने स्वदेशी उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया। उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाने लगी, जिससे विदेशी आयात जो था वो अवरुद्ध हो गया। उन्होंने विदेशी आयात की सीमा निर्धारित कर दी और सीमा शुल्कों में वृद्धि कर दी। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो ठप हो गया और बाजार स्वदेशी वस्तुओं से भर गए और अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द की भावना खत्म हो गई। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक महामंदी का यह सबसे बुरा परिणाम निकला, जिसने अंतर्राष्ट्रीय अविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। दूसरा परिणाम रहा राष्ट्रसंघ को आघात। राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, जिसका जो उदय है वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की स्थापना के कारण हुआ। लेकिन राष्ट्र संघ की सफलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव पर ही निर्भर थी। आर्थिक महामंदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्र संघ को पंगु बना दिया। आर्थिक महामंदी के कारण जो राष्ट्रसंघ की प्रमुख शक्तियां थी वो अत्यधिक निर्बल हो गई, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन आदि। ये अपनी सुरक्षा के लिए ही लाचार हो गई। दूसरी तरफ इस महामंदी के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने पृथकतावादी रवैया अपना लिया और उसने अपने आप को यूरोपीय राजनीति से पृथक कर दिया, जिससे अब राष्ट्र संघ अमेरिका की मदद का मोहताज हो गया। फिर फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। कोई भी सरकार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट का सामना करने में फ्रांस की मदद नहीं कर पाई, जिससे सरकारें बदलती गई और कोई भी अधिक समय तक सत्ता पर नहीं बना रहा। इसके साथ ही साथ यूरोप की जो प्रमुख शक्तियां थीं, जिनके ऊपर राष्ट्रसंघ की सफलता निर्भर करती थी, वो स्वयं ही अपनी सुरक्षा के लिए लाचार हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम निकला कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का अंत हो गया। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जनता की खुशहाली पर निर्भर करती है, परंतु आर्थिक मंदी के कारण यूरोप की जनता बेकारी, भुखमरी का शिकार हो गई, जिससे उनमें निराशा, अस्थिरता और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। कई देशों की लोकतांत्रिक सरकार मंदी से उत्पन्न कठिनाइयों को ठीक से समझ नहीं पाई और ना ही उनका समाधान कर पाई, जिससे जनता का लोकतांत्रिक सरकार पर से विश्वास उठ गया। और जिन देशों में जनता मत देती थी, उन्होंने लोकतांत्रिक दलों के स्थान पर अधिनायकवाद की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप जो अगला परिणाम निकला वो था अधिनायकवाद का उदय, क्योंकि जनता का लोकतंत्रीय सरकार से विश्वास उठ गया। इसीलिए अब उन राष्ट्रों में अधिनायकवाद का उदय हुआ, जैसे जर्मनी में हिटलर का और इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ। अब आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए प्रत्येक देश की सरकार के लिए समस्त आर्थिक जीव को सीधे अपने नियंत्रण में लेने और अनेक अप्रिय कदम उठाने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार अधिनायकवादी शासन से मिलती जुलती शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में आ गई और इन उपायों के बाद भी जब जनता के कष्टों से मुक्ति नहीं मिली, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गारिया, यूनान, पुर्तगाल आदि देशों में लोग परिणाम निकला
राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। आर्थिक महामंदी के कारण जो सारे देश थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, अतः सरकारों ने अब जो आर्थिक जीवन है वो अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे पूर्व अमेरिका व यूरोप के राष्ट्र आर्थिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप के समर्थक थे, लेकिन अब जो बेरोजगारी बढ़ने लगी, कीमतें गिरने लगी और उद्योग धंधे चौपट हो गए, तो इस स्थिति से बचने के लिए सरकारों ने आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जनता भी इस बात का मांग कर रही थी, क्योंकि वो भी किसी तरह देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का समर्थन कर रही थी। इंग्लैंड ने जो पहले उन्मुक्त व्यापार की नीति का समर्थक था, उसने संरक्षण की नीति को अपनाया। अमेरिका जैसे धनी देश जो अपनी उदारता के लिए विख्यात था के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी नई व्यवस्था या न्यू डील पॉलिसी को अपना लिया। इस प्रकार जो राष्ट्रों की आर्थिक जीवन में राजकीय नियंत्रण में वृद्धि थी, उसने अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द का गला घोंट दिया। अगला परिणाम निकला युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि, क्योंकि आर्थिक महामंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना नष्ट हो गई और इससे देशों में अपनी सुरक्षा की चिंता लग गई और इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया, निशस्त्रीकरण की भावना का त्याग कर दिया और युद्ध सामग्री का अधिकाधिक उत्पादन करने लगे। इस उत्पादन के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण था कि युद्ध सामग्री के उत्पादन से लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे बेरोजगारी कम होगी। इस प्रकार युद्ध सामग्री के अत्यधिक उत्पादन ने शस्त्रीकरण की दौड़ को बढ़ा दिया। अगला परिणाम जो निकला वो था साम्यवाद का प्रसार। हम जानते हैं कि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा साम्यवाद पहली बार व्यवहार में आया, लेकिन आर्थिक महामंदी ने इस साम्यवाद को और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि आर्थिक महामंदी के कारण लोग अत्यधिक निर्बल हो गए और भुखमरी व्याप्त हो गई। लेकिन यह सौभाग्य था या किस्मत का थी जिसके कारण रूस पर इस महामंदी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और रूसी मजदूरों और किसानों की स्थिति सुधरने लगी। इसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा और उनमें भी साम्यवादी दल अपनी जड़ें जमाने लगे। फ्रांस और पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी दल अपने प्रभाव में आने लगे और इसका परिणाम ये हुआ कि जो पूंजीवादी राष्ट्र थे उनमें भय व्याप्त हो गया कि कहीं संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रसार ना हो। अगला जो परिणाम निकला वो था तुष्टीकरण की नीति। इस औद्योगिक महामंदी के एक परिणाम के रूप में तुष्टीकरण की नीति भी सामने आई। तुष्टीकरण का तात्पर्य था कि जो पूंजीवादी राष्ट्र थे उन्होंने साम्यवाद का दमन करने के लिए अधिनायकवाद के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्हें लगा कि शायद हिटलर और मुसोलिनी साम्यवाद का दमन कर सकते हैं, इसलिए हिटलर और मुसोलिनी की साम्राज्यवादी नीति को अनदेखा करते रहे और उन्हें लगता रहा कि एक समय आएगा जब ये साम्यवाद का दमन कर देंगे। इस प्रकार ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ही तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अगला परिणाम निकला जापान में सैन्यवाद का उदय। जापान की जो उदारवादी सरकार थी वो भी इस आर्थिक समस्या का सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए उदारवादी सरकार ने नीति परिवर्तन किया और अब सैन्यवाद का सहारा लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सैन्यवाद के द्वारा वो पराजित राष्ट्र से अपनी आर्थिक संकट का सामना करने के लिए उससे धनराशि वसूल सकेंगे। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और सैनिक विजय की और यहीं से उसने सैन्यवाद की नीति को अपना लिया।
अगला परिणाम निकला जर्मनी में हिटलर का उदय। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह पराजय हुई और जर्मनी में एक गणतंत्रवादी सरकार का उदय हुआ, लेकिन यह गणतंत्रवादी सरकार 1930 की आर्थिक मंदी का सामना करने में सक्षम नहीं रही। ऐसे में हिटलर और उसके नाजी दल ने जनता के समक्ष आकर्षक प्रस्ताव रखे, जिनमें महामंदी से बचने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। जनता जो हिटलर के इन आकर्षक प्रस्तावों के कारण जनता ने हिटलर को वोट दिया और हिटलर की जो दल था वो विजयी हो गया और हिटलर को जर्मनी के नायक के रूप में चुना गया। अगला जो परिणाम निकला वो था इटली का अबिसिनिया पर आक्रमण। इटली में मुसोलिनी के रूप में फासीवादी दल का उदय हुआ। सैनिक विजय के माध्यम से आर्थिक महामंदी को दूर करना इटली के अधिनायक मुसोलिनी का एक मार्ग था। इसीलिए उसने इटली अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया ताकि अबिसिनिया के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल वो इटली की आर्थिक समस्या का सामना करने में कर सके। इस प्रकार धीरे धीरे आर्थिक महामंदी के कारण इन राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का रास्ता अपनाया और अन्य छोटे राष्ट्रों को हड़पना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व को बहुत जल्दी एक नए संकट का सामना करना पड़ा और वह संकट था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। थैंक यू।